लाइट गया, यहाँ का लाइट कैसे चला गया? यहाँ लाइट बंद है, चल रहा है? बंद है ना? चला सर, इधर का भी बंद है। यहाँ तो कोई बटन बंद नहीं है, देखो ये 3 बार लाइट यहाँ का भी गया है ना। अचानक कौन सी भूतनिक साया है? कुछ हुआ है बॉस? हाँ चले, कहा क्या कर रहे थे अपन लोग? क्या पढ़े थे? रिडबर्ग हो गया था आखिरी, PYQ करा दिया था, बन जाएगा अब सबसे। अब इसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो इट्स यू नॉट मी, है नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा, मैंने बहुत करा दी प्रैक्टिस। हेडिंग डालेंगे भैया, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, एक डुअल नेचर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। कहां से आता है तू? सेक्टर 9 से। तो ये कान में लगाना जरूरी है? इतना दूर गाना सुन के क्या हासिल हो जाता है? बारिश का फर्क नहीं पड़ता। बारिश का फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी दिन पीछे से बस वाला हॉर्न बजाएगा, सुनाई नहीं देगा, लेके चल देगा साथ में, ठीक है? रोड में गाना वाना ना सुने गाड़ी चलाते समय, ठीक है? इंसानियत से चलाएं। एक बार मैं बता रहा हूँ, मस्त कान में ईयरफोन लगा के फुल स्पीड में, मतलब ये तो पहले वायर वाले आते थे, तो मैं कॉलेज में रहूंगा फर्स्ट सेकेंड ईयर में, रायपुर से भिलाई आ रहा था बाइक में अपनी, कान में लगा हुआ था, पूरे पैक वाले ईयरफोन आते थे ना, वो बढ़िया बाइक चला रहा हूं अकेले अच्छी स्पीड में, मैं एक को ओवरटेक किया, सामने से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था मेरी ओर, ठीक, मैं कैसे कैसे बचा हूं मैं जानता हूं, बच के मैं बाइक, वो वैन वाला भी गाली दिया मेरे को, जिसको मैं ओवरटेक किया, बोले कैसे चला रहा, मर जाएगा करके। 5 मिनट खड़े होकर मैं सांस लिया, पहले ईयरफोन निकाला, बैग में रखा, और फिर चुपचाप 40 की स्पीड में भिलाई आया। तो ये ऐसे ईयरफोन लगा के गाड़ी ना चलाएं, जान के साथ ना खेलें, घर में 2 गाने सुन लें आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्टर 9 से यहां तक आने में आदमी बोर नहीं होगा, इतना दूर नहीं है सेक्टर 9। नहीं, सेक्टर 9 में एक अस्पताल भी है, पता है ना, हाँ, वहां भर्ती होना ना पड़ जाए। चलो लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। एक डुअल नेचर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वो डुअल नेचर किसका था? लाइट का। वो लाइट का क्या कहता था कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब वो इंटरेक्ट करती मैटर के साथ तो कैसे इंटरेक्ट करती? इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट था, उसने केवल ऐसा सजेस्ट किया कि जैसे लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वैसे ही जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल, इनके पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। एक तो पार्टिकल का खुद का और दूसरा वेव का। समझ में आए? ऐसा उसने केवल क्या किया? सजेस्ट किया। अब मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप घर जाओ और घर जाके 4 घंटे अच्छे से पढ़ो, पढ़ने लगोगे, आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, है ना? तो मैंने आपको क्या किया? केवल सजेस्ट। मानना नहीं मानना आपके ऊपर, आपकी इच्छा, मत मानो, कौन बोल रहा है। लेकिन अभी हो सकता है कि इतने सारों में से कोई एक आध मान भी जाए और वो उसको सही में फॉलो करके देख ले, और वो सही में फॉलो करके देखे और उसके स्कूल के मार्क्स या जहां के भी मार्क्स है वो मार्क्स बढ़ने लगे। तो मेरी जो हाइपोथेसिस थी कि आपके 4 घंटे पढ़ने से नंबर सुधरने लगेंगे, वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? सही प्रूफ हो जाएगी। समझ में आए? मैंने आपको सजेशन दिया कि आप घर जाओ यहां से और कुछ मत करो, यू रिलैक्स। आप बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, आप रिलैक्स करो, है ना, सो आराम से, मोबाइल में गाने सुनो ईयरफोन लगा के, है ना, फ्री फायर खेलो, इतना रिलैक्स करो, तो इससे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। मेरा तो सजेशन है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। आपने मान लिया,
और आपने ऐसा किया, आपके नंबर नहीं बढ़े, तो मेरी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, फॉल्स प्रूफ हो जाएगी। समझ में आए? तो डी ब्रॉगली ने केवल सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया है? जैसा लाइट के पास डुअल नेचर होता है वैसा मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे डी ब्रॉगली। अच्छा, ये इसी को क्या लिखा, हेडिंग क्या डाले अपन लोग, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसी के आगे आप लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर के आगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट या डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डी ब्रॉगली पढ़ने वाले, ठीक है। यही आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे अगले साल, मॉडर्न फिजिक्स में। हमारे लिए ये पुरानी केमिस्ट्री, वहां मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। हो गया, लिख लिए। लिखेंगे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का डी छोटा रहेगा बेटा, है। डी ब्रॉगली सजेस्टेड, डी ब्रॉगली सजेस्टेड that as light has, de Broglie suggested that as light has dual nature, that as light has dual nature of both particle as well as wave, of both particle as well as wave, similarly particles of matter, similarly particles of matter such as electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, etc. should have dual nature, should have dual nature of both particle, should have dual nature of both particle as well as wave, should have dual nature of both particle as well as wave. समझ में आ गया? ऐसा किसका कहना था? डी ब्रॉगली का। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या है, ये मैंने फेंका इसे, नीचे ही गिर गया, मत मनहूस है ना, बड़ा पार्टिकल हो गया था, ये मैंने फेंका इसे, तो ये कैसा गया? कल तो बढ़िया जा रहा था। ये कैसा गया? दीवार टेढ़ी है ना। ये कैसा गया? सीधा। ऐसा गया। दिस इज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर होता तो ये कैसा जाता? ऐसा ऐसा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर क्या? तो डी ब्रॉगली ने केवल क्या किया? सजेस्ट किया। अगली लाइन में लिखेंगे लेटर, लेटर जर्मर, GERMER, जर्मर। इसका आगे का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ तो भी था, मेरे ख्याल से मुकेश था या सुरेश था, लेकिन कुछ तो था। लेटर जर्मर confirmed डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। लेटर जर्मर, जर्मर नाम था इसका, इसका काम था लोगों से जल जल के मरना, तो जर्मर रख दिया नाम। लेटर जर्मर confirmed डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस by demonstrating diffraction, demonstrating diffraction in a beam of electron, diffraction in a beam of electron। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल है। और डिफ्रैक्शन जो है, जैसा डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर कोई वेव है, तो मेरे को जितना आइडिया है, मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे डिफ्रैक्शन एक्चुअल क्या होता है, मगर मेरे को जितना आइडिया है डिफ्रैक्शन ही होता है कि अगर कोई शार्प कॉर्नर है तो शार्प कॉर्नर से वेव टकरा के वेव बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड शार्प कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वेव का। ठीक है। और वेव का कैरेक्टरिस्टिक किस में देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन में, जो कि क्या है? पार्टिकल। इसका क्या मतलब है? जरूर इसमें वेव का भी लक्षण है। समझ में आ गया? डिमॉन्स्ट्रेटिंग डिफ्रैक्शन इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा, डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी, डिफ्रैक्शन is a property characteristic of wave, diffraction is a property characteristic of wave। diffraction किसका प्रॉपर्टी है?
वेव का। समझ में आ गया? और अगर इलेक्ट्रॉन की बीम में वेव नेचर मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। समझ में आ गई बात? ठीक। अब डी ब्रॉगली ने क्या सजेस्ट किया था? एक इक्वेशन सजेस्ट किया था। उसने कैसा सजेस्ट किया? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सुनिए क्या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसी को क्या लिखते हैं? एच सी बाय लेमडा। तो ये पहला हो गया एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एक ऐसी साइंटिस्ट था आइंस्टीन, उसने एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस दिया था, है ना? आपने किताबों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको केमिस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं करते, फिजिक्स में आप यूज करोगे, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालने यूज करते हैं वो लोग 12th में। मगर ये क्या है, देखा है इक्वेशन? ये भी क्या दिखा रहा है? एनर्जी। ये भी एनर्जी। दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। 2 मिनट देख लो। एच सी बाय लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर। सी से सी एक तो कट जाएगा, ठीक। क्या बचेगा अपने पास? बाद में लिखना, पहले देख लो। एच बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी। फॉर पार्टिकल, पार्टिकल के लिए अपन लोग सी, सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको चेंज कर देंगे वी से। सी क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये काय से चेंज हो गया? वेलोसिटी ऑफ क्या? पार्टिकल से। समझ में आया? ठीक। तो यहां से क्या आ गया? एच बाय लेमडा बराबर एम इंटू वी। नाउ मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोमेंटम। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं? एच बाय लेमडा बराबर पी। पी क्या है? मोमेंटम। तो अब यहां से क्या आ गया अपने पास में? इसको इधर, इसको नीचे कर देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। समझ में आया? यहां से अपने को क्या क्या दिख रहा है? एम क्या है? एम किसका? मेरा। मास ऑफ पार्टिकल, है ना? अच्छा, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और पार्टिकल पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो अब बताओ आप, लैम्डा क्या होगा? लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। और अगर पार्टिकल का वेवलेंथ आ गया, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल के पास वेव नेचर है। यहां पे एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का क्या वैल्यू होता है? बहुत बढ़िया। प्लैंक्स कांस्टेंट एक बार और बताना। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आ गया है तक कि? अच्छा, 1 मिनट और देना मेरे को। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, इस 2 को वहां भेज दिया मैंने। 2E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दिया। 2me इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। आ गया? एम वी स्क्वायर, ओहो एम, ओहो हट, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। आ गया? p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन अंडर रूट 2me। भैया लिख लोगे ना? ये लिख लेना। समझ आया? और दाई हो गया भैया, जाओ। समझ आ गया यहां तक के? चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे।
लीटर भयंकर फास्ट लोग हैं। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। अच्छा, एक जो है एनर्जी का फॉर्मूला, उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछले साल, करंट वाला चैप्टर कोई रहा होगा ना, जिस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। पढ़ा था क्या? पिछले साल था। तो लैम्डा बराबर क्या था? एच अपॉन एम बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन अंडर रूट 2 ME। उस E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू वी। तो एच अपॉन अंडर रूट 2 MQV। तो ये फाइनल उसका फॉर्मूला आ गया, चारों फॉर्मूला। समझ में आया भैया? ठीक। तो ये चारों फॉर्मूला पे अब अपन लोग सवाल करेंगे। यहां क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन पार्टिकल, और वी क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड। जितना उस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सिलरेट किया गया वो है। जल्दी लिखो। हो गया बेटा? लिखेंगे सवाल, बोलूं? फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a particle of mass, find out the de Broglie wavelength of a particle of mass 1.1 into 10 raised to the power, particle of mass 1.1 into 10 raised to the power minus 27 gram, moving with a velocity, moving with a velocity of 2 into 10 raised to the power, ज़्यादा हो जाएगा क्या? 20 कर दूं। 2 into 10 raised to the power 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत है 200 मीटर पर सेकेंड। 2 into 10 raised to the power 2 मीटर पर सेकेंड। टेक h is equal to, take h is equal to 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। चलो हल करो जल्दी से। फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, बिना फॉर्मूला लिखे कोई नहीं लिखेगा। फॉर्मूला याद करना है अपने को।
हाँ जी, आया क्या कुछ? क्या फॉर्मूला लगेगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास की जगह क्या पुट करोगे? 1.1 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1000। से क्या डिवाइड किया मैंने? हमने तो किया ही नहीं सर। है क्या डिवाइड किया 1000 से? ग्राम को काय में कन्वर्ट करने? किलोग्राम। ठीक। और वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? 2 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻³ हो गया। और डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2.2। 10⁻⁻ कितना बचेगा? -25। ठीक। -31। इधर क्या बचेगा? 6.6 डिवाइडेड बाय 2.2, 3 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 25, 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर वेवलेंथ है तो क्या हो जाएगा? -6 मीटर। ठीक है। एंगस्ट्रॉम में करना चाहोगे तो 30,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। खैर नहीं करना है कन्वर्ट। यहां तक आ गया समझ में? पक्का। अगला लिखेंगे, पार्टिकल कितना बड़ा है, उसका मास कितना है? -27। बड़ा होगा छोटा होगा? बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। वेवलेंथ कितनी आ रही? 3 इंटू पार्टिकल -27 के ऑर्डर का है, -6 के ऑर्डर की, मतलब ठीक है, कंपेरेबल साइज है, उसी दुनिया में चल रहे हैं अपन लोग। समझ में आ गया? ठीक, छोटी दुनिया में है ना। अगला लिखेंगे, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a find out the de Broglie wavelength of a ball of mass. Find out the de Broglie wavelength of a ball of mass 150 gram. Find out the de Broglie wavelength of a ball of mass 150 gram moving with a velocity of 25 meter per second. Moving with a velocity of 25 meter per second. हो गया। वही एच का वैल्यू ले लो, आप क्या लोगे? 6.6। इस बार 6.63 ले लो। चलो थोड़ा और कर लो करेक्ट। टेक एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34।
हो गया? कितना आया वेवलेंथ? क्या लगेगा फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। आ गया? अब क्या आया बोलो भैया आपका? एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना हो गया? 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 25, है ना? तो ये 0 से ये 0, ये 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15। वो 6.63 3 से कट जाएगा मेरे को लग रहा है। 3 5 जा और 3 2.21, 2.21 इंटू 4 8.84 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻34 कितना रहा? 1.3 और 8 1.7 और फिर 768 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये क्या है? वेवलेंथ। अब आप इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को, ये -34 है और ये कितना है? -6। दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में अंतर है 10⁻28 टाइम्स का, मतलब 28/0। समझ आ रही बात? अच्छा, बॉल कितनी बड़ी है? 150 ग्राम की बॉल है, तो लगभग इतनी बड़ी होगी और क्या, नॉर्मल साइज बॉल है। और बॉल की तुलना में, बॉल माइक्रोस्कोपिक है मैक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक है। बॉल बड़ी है और उसकी तुलना में वेवलेंथ कैसी आ रही है? बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है। अगर कोई वेवलेंथ ऐसी आ रही, इसको मैंने यहां से यहां मेजर किया, तो मेरे को लगता है ये 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है ना, इतनी बड़ी, 2 स्केल लगभग होगी, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। ये 30 सेंटीमीटर करीब का वेवलेंथ है इसका, 30 35 40, उससे ज्यादा नहीं। कम कर रहा हूं मैं इसको, तो अब ये जो है ये करीब 5-6 सेंटीमीटर होगा, और कम कर रहा हूं मैं तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, और कम कर दिया मैंने। समझ आ रहा है? तो ये कुछ मिलीमीटर में होगा वेवलेंथ, है ना? और कम करना है, तो बॉल के लिए कैसा लाइन आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बॉल बहुत बड़ी है, उसके लिए उसकी तुलना में वेवलेंथ कैसी? बहुत छोटी। तो सर ये भी तो छोटी है -6, लेकिन पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल बहुत छोटा है, तो उसके लिए -6 कैसा है? हाँ ठीक है, उसकी दुनिया में सही है, लेकिन बॉल की दुनिया में -34 का वेवलेंथ होना बहुत कम है, तो उसके लिए नेग्लिजिबल है या कुछ एलिजिबल है? नेग्लिजिबल है, किसी काम का नहीं। समझ में आ गया? किसके लिए काम का नहीं है? माइक्रोस्कोपिक के लिए या मैक्रोस्कोपिक? मैक्रोस्कोपिक के लिए। तो लिख लेना, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इनसिग्निफिकेंट। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इनसिग्निफिकेंट फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इनसिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस नहीं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक के लिए तो है ही, ठीक है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। समझ में आ गया? अगला हेडिंग डालेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी। फाइंड आउट द मोमेंटम, फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल having de Broglie wavelength, having de Broglie wavelength। फिर तू डी बड़ा लिख रही है, सिर्फ ब्रॉगली लिखी, डी हटाई दी। अनन्या है, तो मैं हटा दिया शाह है, तेरे को बुरा लगा? डी ब्रॉगली को सोच कितना बुरा लगा होगा है। फिर डी हटा दिए, भाई बताओ इसके नाम का, कितना बेचारा रो रहा होगा। क्या बोल रहा था मैं? फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग, नहीं क्या निकालने बोला? फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2.5 एंगस्ट्रॉम। 4 लोग गायब है। 2.5 एंगस्ट्रॉम। चलो सॉल्व करो जल्दी से।
6.63 ले लो, चलो 6.63, इतना एकदम भी कम मत करो, 6.63 ले लो। दिखाना बेटा, थोड़ा देखूं मैं क्या पूछ रहा है PYQ में, बहुत दिन हो गया। मैम वो जो बड़ी मॉड्यूल है वो रख दो पीछे, उसका काम हो गया। और ये जो ये है, ये अगले हल वो आएगा ना, अमन नहीं आया था, उसको देना रहेगा। नहीं नहीं, दोनों नहीं, हाँ ऊपर वाले को, और नीचे वाला वो पिछले चैप्टर का मॉड्यूल है, हो गया खत्म, अंदर रख दो। ये बढ़िया सवाल है यार। ये कहाँ से आ गया गलती से? हाँ बेटा, मैं करूं तो बहुत इजी, कुछ नहीं पूछ रहा ज्यादा, साड़ा साड़ा सा। हाँ हो गया क्या? करें आगे? क्या है आपका बताओ, क्या दिया हुआ है अपने को? डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है, कितनी दिया है? 2.5 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। 66.3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24। 66.3 डिवाइडेड बाय 25, 2 जा 50, 16 बज गया, डेसिमल लगाओ 3 आ जाएगा, 6 टाइम्स हो गया 150, 130 बज गया, 5 टाइम्स हो गया 125, 5 बज गया, और 2 टाइम्स हो गया 50। तो आपका आंसर आ गया 2.652 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट। ठीक है जी। अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron, find out the de Broglie wavelength of an electron revolving, nahi, of an electron initially at rest, initially at rest, which is accelerated, which is accelerated by a potential difference, accelerated by a potential difference of V volts, capital V volts, accelerated by a potential difference of कैपिटल V वोल्ट। ठीक, लिखेंगे भैया, क्या बोलते हैं उसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल, नहीं कूलम, जूल कहां से, कूलम है ना। और बस, चलिए शुरू हो जाइए।
हाँ जी गुड़िया, हाँ 6.63 ले लो और क्या। h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻³ -34। क्या डाला इन लोगों ने नया? मेरे पास एक तो फार्म हाउस बहुत बड़ा, कई 100 एकड़ों फैला हुआ, लगता नहीं देखी गरीब आदमी देखता हूँ मगर है। 2 मिनट भैया, है ना, बाहर वाले डाले हैं, मैं देख रहा हूँ। 200 घोड़े, 2 घोड़ों के ऊपर एक साथ सवारी करता हूँ। 200 घोड़े, 400 बकरियां और 200-300 गाय हैं, पाल रखी मैंने। अच्छा, वहां पे मैंने 100 घोड़ों में से अगर 30 बकरियां माइनस कर दी, 100 घोड़ों में से 30 बकरियां माइनस कर दी, कितने गधे बचे? सवाल है, एक बचेगा, हम लोग के सामने बैठा है, वो तरफ करके है, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कौन रोक रहा है 80 में से 20 माइनस कर दो? मेरे पास यार मैंने उसके बाद का तो उसने हटा दिया, यूनिट यूनिट दिखाना चाहिए था ना। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ आया क्या, आंसर आया क्या? क्या सवाल था, ज्यादा मुश्किल दे दिया क्या? है गधे घोड़े वाला हो गया है? आओ चलो, कैसे होगा देखना। इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट क्या, 2m³ h का वैल्यू हो गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और v को तो v रहने दो। इतना ही सा तो हल करना है। तो आप लोग तो कर डाले हो गए अभी तक, मैथ्स वाले हो सब, हैं? हो गया? कौन सा मैथ्स पढ़? 31 और ये कितना हो जाएगा? -50, -50 रूट में से बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा? -50 पावर जो है ये 31 और ये 19, -50 हो गया। -50 रूट में से बाहर आएगा। इधर देखो बोर्ड पे, तुम लोगों से हो नहीं रहा तब तो मैं कर रहा हूं, और तुम ही नहीं देख रहे हो, कॉपी में देख रहे। छोड़ बगा, हमको क्या करना है देख के, है? तुम देखो तो सही, तुम करोगे तो बताओ, मैं छोड़ दूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। मैं करूं? हाँ, फिर दो बोर्ड पे देखो फिर। यार मैं बता रहा हूं तो बोर्ड पे नहीं, इतना एटीट्यूड बताइए। ये -31 और -19 कितना हो जाएगा? -50, -50 रूट में से बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा? -25, -25 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? अलग करो साले, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू v, 6.63 इंटू 10⁻⁻, यहां कितना बचेगा बोलो? -9। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंडर रूट 2 इंटू 1.6, 3.2 इंटू 9.1 इंटू v, ये अंदर का मल्टीप्लाई करके दो ना मेरे को। 39. लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻9 अंडर रूट कितना बोलो? 29.12, और ये v आगे यहां तक की समझ में। अब 29.12 का रूट चाहिए मेरे को,
लेकिन मैं तो नहीं जानता, मैं अच्छे नंबरों का रूट जानता हूं, जैसे 25। 25 का रूट कितना होता है बेटा? रूट 25 होता है 5। और रूट 36 कितना होता है? और रूट 29.12 कहाँ होगा? 5 और 6 के बीच। अगर मान लो ये 26.12 होता तो ये 5 के ज्यादा करीब होता। मान लो ये 35.12 होता तो ये 6 के ज्यादा करीब होता। लेकिन ये मनहूस कहाँ फंस गया है मामला अपना? 29.12। तो ये कहाँ होगा? बीच में होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा करीब मेरे को फिर भी 5 के लग रहा है ना? तो मैं एक बार अब इसको ट्राई मारूंगा। कैसे ट्राई मारूंगा? मैं 5.4 का स्क्वायर करके देखूंगा। रूट तो नहीं कर सकता मैं लॉन्ग डिवीजन, मुझे याद नहीं है और आप लोगों को भी नहीं आता होगा, है ना? मैं ऐसा मानना है। आता हो तो कर लो, कौन रोक रहा है ना? तो मेरे को ये वाला शॉर्ट मेथड आता है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27, 6 1 9 2, 29.16 अपना क्या नंबर है? 29.12। दोनों कैसे हैं? सेम। सेम मान लो, और क्या करो, है ना? तो कितना आएगा बोलो इसका रूट? 5.4। और रूट भी वैसे ही रहेगा, रूट भी। अब 66 पॉइंट सब हटा देते हैं हम। 66.3 डिवाइडेड बाय 54, 3 से कट जाएगा और यहां आ गया 1। अच्छा, 10⁻⁻⁹ और नीचे आ गया आपका रूट भी। हाँ जी, 3 इसके टेबल में कट जाएगा। 3 टेबल में कितने टाइम्स कट जाएगा? 18। 3 के टेबल में 22.1। अब नहीं कट रहा किसी से भी। कटेगा क्या? नहीं। तो आओ 22.1 को 18 से डिवाइड कर लेते हैं। 18 1 जा 18, कितना बच गया? 4 और 1 डेसिमल लगाओगे। 18 2 जा कितना? 36, कितना बच गया? 5। ठीक है, और क्या बच गया? और अब 5 और 0, 18 2 जा अगेन कितना? 36। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका? 1.22 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय रूट वी। ठीक, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है ना, मेरे को जहां तक ध्यान है 1.27 आता है। अपन लोगों का 1.22 तक आ गया। फिजिक्स में पढ़ोगे आप ये, वो लोग कराएंगे अच्छे से। तो अब ये इसको मैं -10 करना चाहता हूं, तो 12.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय रूट वी हो जाएगा। तो यहां से क्या, ये -10 मीटर है, लैम्डा निकाल रहे हैं, लैम्डा। तो ये -10 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एंगस्ट्रॉम। तो मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन चलो अब ये 12.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय क्या? रूट वी। मेरे ख्याल से 12.27 है या 12.7 है। फिजिक्स में पढ़ोगे आप अच्छे से। है 27? कैसे पता? अच्छा, एक और आया तो निकाले। 12.27 होगा फिर, मेरे को याद नहीं एक्चुअल, मगर इससे काम हो जाएगा। समझ आ गया? भावना समझ में आ गई क्या हो रही है? ठीक, चलो अब एक तो क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग। ये फिजिक्स में फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है फिजिक्स में। क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर क्या? इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है? क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी किसका डाला हुआ है? इलेक्ट्रॉन का। समझ आ गया? पक्का? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron. Find out the de Broglie wavelength of an electron accelerated by a potential difference, accelerated by a potential difference of 100 volt, accelerated by a potential difference of 100 volt. ठीक, चलो
कितना आ जाएगा बोलो भैया, बहुत मुश्किल सवाल है भाई साहब अब तो, है ना। बस क्या करना है अपने को, यही फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। यहाँ नहीं चलता, ये फिजिक्स में ज्यादा चलता है, सेम टॉपिक वहां पढ़ोगे, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था तो मैंने करा दिया। तो रूट क्या आ जाएगा आपका 100, अपना अपना पढ़ाओ सर, आप काहे जबरदस्ती घुस रहे हो। 12.27 डिवाइडेड बाय 10 एंगस्ट्रॉम कितना आ जाएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया। अगला सवाल लिखेंगे, बोलू मैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 4.55. The kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 raised to the power minus 25 joule. 4.55 into 10 raised to the power minus 25 joule. Find out its de Broglie wavelength. Find out its de Broglie wavelength. Mass of electron 9.1, 10 raised to the power minus 31 kg. 9.1, 10 raised to the power minus 31 kg. And एच वही ले लो 6.63। ठीक है, बिना फार्मूला लिखे कोई नहीं सॉल्व करेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूला लिख के करेंगे, फार्मूला याद करना है। चलो सॉल्व करके रखो, मैं आ रहा हूँ।
क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m ई, ये आ जाएगा। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट 2, मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻30 4.55 इंटू 10⁻, कितना दिया -25, ठीक है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, ये -34 और -25 कितना हो जाएगा -56, -56 प्लस कितना बाहर आएगा -28, -28 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +28 अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 4.55। अब देखो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, सजग बनना पड़ेगा, कि मैं कुछ जुगाड़ू बनना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें रूट में से बाहर। तो आप क्या करोगे, 2 और 4.55 को मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है। तो 4.55 इंटू 2, ये हो गया 10, कैरी ओवर 1, 10 और 11, कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, कितना आ गया 9.1। तो दो 9.1 हो गए, दो 9.1 हो गए, तो क्या हो गया अपने पास में 9.1 का स्क्वायर, 10⁻⁴ कितना बचेगा ये -6, और अंदर आ गया आपका 9.1 का होल स्क्वायर, 6.63 इंटू 10⁻⁻6, -6 ही आएगा ना, 56 का आधा। हाँ, तो और ये क्या हो जाएगा 9.1, 66.3 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10⁻⁻6। मेरे को अभी भी -6 अच्छा नहीं लग रहा है, पावर -6 ही आएगा पक्का, और तो कुछ नहीं आएगा। चलो मैं कुछ और दिया हूँगा कभी, हाँ मेरे को याद है कि इतना नहीं आता, तो खैर ठीक है चलो। 66.3 डिवाइडेड बाय 91, 0 पॉइंट ये अंदर आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, कितना 637 है ना। तो ये 13 में से 7 गया, कितना बचा 6। हाँ मतलब 13 में से 7 गया, कितना बचा 6। मैं बोले 13 में से 26 में समझ नहीं पाया था। और ये कितना बचा 2, डेसिमल लगा 0 लगा, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 182, बहुत है। हाँ 0.72 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, गलत है आंसर अभी भी तेरा। हाँ हाँ, तो और आगे निकालेगा तो भी गलत है। कितना रहा 728 एंगस्ट्रॉम, अच्छा नैनोमीटर नहीं सुना था मैं, एंगस्ट्रॉम सुना, फिर ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आ गया मैंने क्या किया, वो माइनस, समझ गया ना क्या किया। तो ये -10 मीटर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7200 एंगस्ट्रॉम या 720 नैनोमीटर, जो भी उसने किया था। समझ आ गया भैया, पक्का बन जाएगा। बढ़े आगे, फाइंड आउट द डीप, बोलू अगला सवाल, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron, find out the de Broglie wavelength of an electron revolving, of an electron revolving in the second shell, in the second shell of hydrogen atom, in the second shell of hydrogen atom। वो जो 2.188 लेते हैं उसको 2.2 ले लेना, और h का वैल्यू लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। चलो करने की कोशिश करो, बन जाएगा। आज तो ड्राइवर भी चला गया, गाड़ी चला के खुद जाना है, ड्राइवर को कुछ काम था वो चला गया। गाड़ी चला तो लो, लेकिन अभी बारिश हो रही, आलस आता है। बढ़िया आराम से लेट के जाता हूँ मैं घर, अब चला के जाना पड़ेगा। चलो बनाने की कोशिश करो।
ये आपके फोन में अभी साहू मोहित 90 के लिए साइट को आईडी है ना? कौन सी साहू मोहित 90@gmail.com। हाँ है ना। तो दो कुछ ईमेल आया उसमें। नेमशिप का, हाँ हाँ, एक मेल आया है। इसमें क्या करना है? वेलकम टू नेमशिप। आगे बेटा आंसर आ गया कितना है 2 into 10 raised to the power 6.9 0.659 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देना उसको। हो गया बोलो क्या हो जाएगा भैया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या क्या दिया है सवाल में। अच्छा सबसे पहले तो वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ये हो गया 2.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू हाइड्रोजन का सेकेंड शेल इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ये कितना आ गया आपका 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई आपकी भैया। अब लैम्डा बराबर क्या लगेगा बोलो h अपॉन एम वी। एच लेने बोला मैंने 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 1.1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है अब क्या बच गया अपने पास में 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻34 -6 प्लस 31 समझ आ गया -34 -6 -40 प्लस 31 -9 ये कट गया कितने टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 9.1 60 डिवाइडेड बाय 91 आ जाओ भैया 60 डिवाइडेड बाय 91 0 पॉइंट ये हो गया 600 9 6 कितना 54 तो 9 6 कितना हो जाएगा 546 6 बार बढ़ जाएगा आगे कितना बचेगा 4 और 5 और 0 है ना कितने बार जाएगा 5 टाइम्स कितना 455 कितना बच गया 85 बच गया मेरे ख्याल से है ना तो ये मेरे ख्याल से 850 हो जाएगा कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स तो 0.659 इंटू 10⁻⁹ 6.59 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तो लैम्डा क्या आ जाएगा 6.59 क्या भैया एंगस्ट्रॉम समझ में आ गया पक्का ठीक तो ये हो गया 6.59 एंगस्ट्रॉम। ठीक तो ये क्या चीज है व्हाट इज दिस इट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है कि ये हो गया अरे यार अब इतना छोटा सा रबर आया है बड़ा चाहिए तो अब इससे क्या समझ में आ गया अपने को ये हो गया न्यूक्लियस हट कहाँ इंसर्ट किया ओ माय गॉड आई कैन नॉट बिलीव इट कलर चेंज कर देता तो मजा आ जाता ओह माय गॉड 2 मिनट बेटा मैं ज्यादा उत्साहित हो गया हूं इससे समझ में आता है कि भले थोड़ा गंदा बने मगर बन जाता अभी तक के है ना अब
बहुत मुश्किल हो रहा है अब, ठीक है लेकिन काम आएगा। ये हो गया भैया ये न्यूक्लियस, और ये सेकेंड शेल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या निकल के आया है, वेव लेंथ। वेव लेंथ निकल के आया, मतलब वो कैसा सीधा चलेगा, वेव के जैसा चलेगा। वेव के जैसे चलेगा मतलब सीधा गोल गोल घूमेगा, या ऐसा लहरा लहरा के गोल गोल घूमेगा, ऐसा लहरा लहरा के गोल गोल घूमेगा। ओ माय गॉड, लेट अस ट्राई वंस अगेन। ऐसे लहरा लहरा के चलेगा। अब जब वो ऐसे लहरा लहरा के चल रहा है तो आप क्या उसकी एग्जैक्ट दूरी बता पाओगे क्या? तो बोर का जो मॉडल था वो क्या बताता था अपने को, रेडियस का वैल्यू कितना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वो एंगस्ट्रॉम लेवल तक बता रहा था, इतना एक्यूरेट था, 10⁻⁻10 तक बता रहा था, समझ रहे हो? अब आप बता पाओगे क्या फिक्स्ड रेडियस होगा क्या? नहीं। अब आप यहां क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो लगातार क्या हो रही, बोलो, कम ज्यादा हो रही, चेंज हो रही। तो हम लोग बता सकते हैं क्या? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, बोर का मॉडल फेल हो गया। यहां बोर का मॉडल फेल हो गया। अभी तो करो फेल हुआ है, अभी अभी तो लेट हो गया, बारिश हो रही है आज थोड़ा। अगली क्लास में एक साइंटिस्ट आएगा, उसका नाम है हाइजनबर्ग। उसके पास एक तो चप्पल है, वो चप्पल भिगो भिगो भोर को मारेगा कि साले झूठ बोलता है, बच्चे लोग को बरगलाता है करके, कुछ भी बता रहा है। भोर का पूरा मॉडल तहस नहस हो जाएगा आने वाली क्लासों में। तो आपने जितना पढ़ा कि रेडियस 0.529, वो सब गलत है। आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों पढ़ा रहे हैं? जो कि पेपर में आता है ना। और ये धीरे धीरे यहां तक पहुंचे। अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि अब जो है शेल नहीं होता, ऑर्बिटल होता है, जिसको एसपीडीएफ बोलते हैं, जिसका शेप डंबल शेप होता है, तो आप बोलोगे कल तक के तो ये सर्कुलर था, आज ये डंबल शेप कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? तो वो कैसे हुआ? अब बोर का मॉडल हमने बचपन में पढ़ाया आपको, कुछ हद तक सही था। अब हमें बोर का मॉडल क्या करना पड़ेगा, तहस नहस करना पड़ेगा, ताकि हम नया मॉडल बना सके। समझ में आया बात? इस पूरे कंसेप्ट से, इस पूरे क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन हमने हल किया, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में सीधा नहीं घूम रहा है, वो ऐसा दो दो पैक पी के घूम रहा है। ठीक है? और इस चक्कर में हम उसकी एग्जैक्ट दूरी पता नहीं लगा सकते। समझ में आया? जैसे गांव देहात में होता है ना कि लोगों के घर में, सबके घर में जानवर होता है। जानवर मतलब भैंस वैंस गाय वाय पाल के रखते हैं, और सब पे घर में, किसी घर में 2 भैंस है, किसी घर में 4 भैंस है, ऐसा होता है। तो वो एक आदमी जो है वो हर कोई अपनी भैंस चराने नहीं ले जाता। गांव में चरवाहे होते हैं। आप कभी रोड में घूम रहे हो, हाईवे में गए हो, या कभी जंगल वंगल में या गाँव की तरफ जा रहे हो, तो आप देखोगे कि रोड में एक साथ 200-300 भैंसें आ गई। देखते ना, बहुत सारी भैंसें आ गई, वो लंबा चौड़ा, फिर अपन हॉर्न बजा रहे हैं, वो भैंस भैंस को पार नहीं कर पा रहे हैं, वो तेज चल दे रही है अपने से, होता है ना गाड़ी में कभी कभी। तो जो 200-300 भैंसें हैं वो किसी एक आदमी की नहीं है। एक भैंस की कीमत 80,000 नहीं, एक भैंस की कीमत करीब 2 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से 2 लाख रुपए की भैंस है। छोटी सी भैंस नहीं। आप बकरा खरीदने जाओ बकरीद के समय तो 40,000 50,000 का बकरा आता है, भैंस तो उससे बड़ी है। तो भैंस जो है वो कम से कम 2 लाख रुपए की भैंस है। अगर 100 भैंसे देख रहे हो आप रोड में, तो वो 2 करोड़ का गौधन है वो। तो गांव में एक आदमी के पास 2 करोड़ रुपए नहीं है ना। तो वो भैंसे जो है वो पूरे गांवों की है। पूरे गांव वाले, एक आदमी होता है चरवाहा, उसको दे देते हैं कि जा भैंस चरा के ला। अब वो 300-400 भैंस लेके निकला है, और चरवाहा है वो, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है कि वो 1-2 भैंस देख के इंटीग्रेट करके निकाल ले कि पूरे एरिया में कितनी भैंस होगी। नहीं निकाल पाएगा ना, पूरी भैंस गिन भी नहीं पा रहा बेचारा, गिनती नहीं आती उसको। कभी कभी भैंस घूमती होगी, नहीं घूमती होगी, घूम जाती होगी, बहुत कॉमन है भैंस का घूम जाना। तो लोग क्या करें, अपनी भैंस घूम गई तो लेन जान दे, दूसरी ले आएंगे खरीद के, 2 लाख रुपए की तो है, ऐसा बोल देंगे क्या? नहीं। तो वो लोग अपनी भैंस ढूंढने निकलते। तो एक आदमी भैंस ढूंढने निकला, उसकी भैंस खो गई थी, तो भैंस ढूंढने निकला, उसको रास्ते में मिला भोर। कौन मिला? भोर। उसने भोर से पूछा कि भैया मेरी भैंस देखी क्या करके? तो भोर ने पूछा
कैसे भैया, काली रंग की थी क्या आपकी भैंस? मैं बात नहीं ठीक लग रही सुनना। नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं बेइज्जत तो नहीं होऊंगा ना कि मैं बोल रहा हूँ और तू अपने में लिख रहा है करके। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ काम होगा इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे दुनियादारी की बात तो करता नहीं। वो कहीं ना कहीं जुड़ के ही आता है सब्जेक्ट में, है ना। तो तू अगर नहीं चलाएगा तो ऐसा लगेगा कि 2 पैसे की मेरी इज्जत कर ले रहा है, नहीं तो बेइज्जती करनी, मुंह में गाली दे दे, है ना। तो मैं तेरे पिताजी को बता दूं, है? नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है ना, काम की बात बता रहा हूँ ना। मैं तेरी बेइज्जती नहीं करता, मैं तेरी बेइज्जती करता हूँ, तू आता है तो। कभी तेरे को गाली दिया तो तू मेरी क्यों बेइज्जती कर रहा है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट में रहे, मैं भी बेइज्जती करने लगूं फिर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? फिर तमीज में रहे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तो वो किससे पूछा? भोर से। भोर से पूछा कि भैया मेरी भैंस देखी क्या करके आपने? तो भोर ने पूछा कैसी भैंस थी, काले रंग की थी, 2 पैर था, 4 पैर था, जो भी था सारी जानकारी ली। तो उसने बोला हाँ भैया मैंने देखी आपकी भैंस, और आपकी भैंस ना, यहाँ से आप 100 मीटर आगे जाओगे तो किसान रामलाल का खेत है, उस खेत के अंदर घुसोगे 30 मीटर के अंदर वहां एक आम का पेड़ लगा है, उस पेड़ से मैं आपकी भैंस को बांध के आया हूँ, घूम रही थी ऐसी। तो मैं बोला इधर उधर चले जाएगी करके मैंने बांध दिया उसको, तो आप जाओ वहां से अपनी भैंस प्राप्त कर लो। तो फिर वो आगे बढ़ा, तो उसको दूसरा साइंटिस्ट मिला। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली से उसने पूछा कि भैया मेरी भैंस देखी क्या? तो फिर साइंटिस्ट लोग क्या है, पूरा जब तक जांच पड़ताल नहीं कर देते तब तक जवाब नहीं देते। उसने पूरी जांच पड़ताल की कि भैया काले रंग की थी, बोले हो। 4 पैर वाली थी, हो। 2 कान थे, 2 सींग थे, एक लंबी पूंछ थी, बोले हो। दूध देती थी, सारी बातें पूछी उसने। फिर पूछा, बोले रामलाल के खेत में आम के पेड़ से बंधी थी क्या? तो बोले हाँ हाँ हाँ, कहाँ है वो? तो बोले वो पेड़ से बंधी थी, अब मैंने देखा कि वो जानवर पे अत्याचार हो रहा है, कोई बांध रखा है उसको, तो मैं उसको खोल आया। तो भोर को क्या पता था? एग्जैक्ट दूरी पता थी कि 100 मीटर दूर खेत में और 30 मीटर उसके अंदर। वो एग्जैक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपको बता देता कि भैंस कितनी दूर है। समझ में आया? अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, उस भैंस को खोल दिया, तो भैंस खुली हुई है तो वहीं खड़े रहेगी, तो क्या वो जैसे घूमने निकल जाएगी, लंदन लंदन पहुंच जाएगी, है? 300-400 किलोमीटर दूर चल देगी क्या? भैंस है, चीता थोड़ी कि भाग जाएगा, है ना। तो कहाँ होगी वो? भैंस है, भैंस बुद्धि है उसकी, कहाँ होगी वो? वहीं खेत में चल रही होगी। एग्जैक्ट दूरी बता सकते हो कि आप कितने मीटर पे? अब आप केवल क्या बता सकते हो, एक रेंज बता सकते हो। क्या बता सकते हो भैया? केवल एक रेंज, की भैंस जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोबेबल रीजन में, कौन से रीजन में है? प्रोबेबल। एग्जैक्ट दूरी बता सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो एग्जैक्ट दूरी वाला कंसेप्ट चला। समझ में आई बात भैया? पक्का? ठीक। कॉपी में निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डुअल नेचर या सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे, ड्यू टू दिस कंसेप्ट, ड्यू टू दिस कंसेप्ट, Bohr's picture of an atom, Bohr's picture of an atom which had fixed radius and fixed energy of electron, which had fixed radius and fixed energy of electron fails. Now we can only talk about finding an electron in a probable region around nucleus. अब हम लोग केवल काय की बात कर सकते हैं?
प्रोबेबल रीजन की बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। समझ में आ गई बात भैया? पक्का? ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसको और पढ़ेंगे आगे, अभी आधा ही मरा है भोर का मॉडल। अब जो बचा कुचा मारेगा वो अगली क्लास में हाइजेनबर्ग मारेगा, अभी बचा हुआ। फिलहाल इसका एक और उपयोग है जो इससे क्वेश्चन बनता है, पेपर में सवाल आता है, तो देखना। ये जो है, ये एक मेरे पास में शेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। जैसे यहां से शुरू किया उसने, तो ये एक वेव हो गई, यहां से शुरू किया 2 वेव हो गई, यहां से शुरू किया 3 वेव हो गई। समझ में आया? तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू एन मान ले रहा हूं। कितना मान ले रहा हूं? एन। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। नाउ इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो वेव, उसकी वेवलेंथ को मैंने क्या मान लिया? लैम्डा। अच्छा, अब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, अब ये इतना दूर दूर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा? बहुत छोटा। और जब बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? इससे एकदम चिपक के चलेगा। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ इतनी बड़ी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी बहुत। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? वेव का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? शेल के सरकमफेरेंस के बराबर। समझ में आया? तो डिस्टेंस कवर्ड कितना? एक वेव का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। तो एन वेव का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन लैम्डा। एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। सरकमफेरेंस ऑफ शेल विच इज इक्वल टू क्या? 2πr। समझ में आया? नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट, क्या है डी ब्रॉगली कंसेप्ट? लैम्डा बराबर क्या होता है? बोलो। एच अपॉन एम वी होता है। इसको लैम्डा को उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा, तो एन इंटू एच बाय एम वी बराबर क्या आ गया? 2πr। आ गया समझ में? इस एम वी को वहां भेज रहा हूं और 2π को यहां ले रहा हूं। एन इंटू एच बाय 2π बराबर क्या आ जाएगा? एम वी आर। ये क्या दिख रहा है आपको? एम वी आर किसके बराबर? एंगुलर मोमेंटम। तो ये किसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम एन टाइम्स ऑफ एच बाय 2π होता है? बोर ने। क्यों बोला था? बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन था? नहीं। तो ये किसने प्रूफ कर दिया? डी ब्रॉगली ने। समझ में आया? नाउ यहां पे एन क्या है? ये व्हाट इज एन? एन क्या था यहां पे? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल था। फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या था? 1h बाय 2π। सेकेंड शेल का 2h बाय 2π। थर्ड शेल का 3h बाय 2π। समझ में आ रहा है? एन क्या था वहां पे? नंबर ऑफ शेल। और यहां क्या है? बोलो। एन इज इक्वल टू क्या है यहां पे? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल। इसका क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो कितनी वेव बनाएगा? 1। अगर वो सेकेंड शेल में तो कितनी वेव बनाएगा? 2। थर्ड शेल में तो कितनी वेव बनाएगा? 3। यहां कितनी वेव बन रही? 1, 2 और ये कौन सा शेल है? थर्ड शेल। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो पहले इतना नोट करो, फिर वो बात लिखेंगे अपन। तो ये जो उसने बोला था भोर ने, भोर पूरे तरीके से गलत नहीं था, कुछ चीजें सही थी, है ना? तो उसमें से एक ये बात सही थी, कुछ बातें और सही थी। बाहर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, जनरल रेडियस बढ़ता है। तो मेरा फोन बज रहा है।
हो गया, लिख लिए, हो गया। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है अपने को, यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट शेल में कितनी वेव बनाएगा, एक वेव। सेकेंड शेल में कितनी वेव बनाएगा, दो वेव्स। थर्ड शेल में कितनी वेव्स बनेंगी, तीन वेव्स। ऐसे लिख लेना भैया, ध्यान रहे। और nth शेल में कितनी वेव्स बनेंगी भैया आपकी, नोट करो ऐसे। हो गया बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the second shell, in the second shell of hydrogen atom, in the second shell of hydrogen atom, रुकना है। और उसमें दिया ब्रैकेट में लिखेंगे ए नॉट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, और ऑप्शन दिया है 2 पाई ए नॉट, 4 पाई ए नॉट, 6 पाई ए नॉट और 8 पाई ए नॉट। टू पाई ए नॉट, 4 पाई ए नॉट, 6 पाई ए नॉट, 8 पाई ए नॉट। ए नॉट क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। ठीक है, चलो जल्दी से करो। हो गया क्या बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, आओ अपन लोगों ने क्या पढ़ा, लेट वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। फॉर सेकेंड शेल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बराबर 2 पाई आर। लैम्डा बराबर क्या हो गया, पाई आर 2, जो कि सेकेंड शेल का रेडियस है। लेकिन यहां अपने को कौन से शेल का रेडियस पुट करना है, फर्स्ट शेल। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। लेकिन रेडियस अभी भी प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर बाय जेड के। प्रोपोर्शनलिटी चेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे अपन लोग, एन स्क्वायर। R2 बाय R1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। R2 मेरे को फाइंड करना है, R1 की वैल्यू क्या दी है, ए नॉट, 4 बाय 1। R2 बराबर क्या हो गया, 4 ए नॉट। तो लैम्डा बराबर, यहां से आ जाओ, लैम्डा बराबर पाई R2 पाई इंटू 4 ए नॉट या 4 पाई ए नॉट। समझ आ गया, पक्का कर लोगे आप लोग, हो जाएगा। चलो आओ एक बार फटाक से मॉड्यूल निकालो, तेरे पास है, आओ तेरे पास, निकालो, दिखा दो उसको बाजू वाली को, बाजू वाली से मैं देख रहा हूं, है ना। आप निकालेंगे पहले
पेज नंबर, जल्दी निकालो जल्दी, बाद में लिखते रहना, पहले निकालो। पेज नंबर 106, घुसो घुसो, इधर ही घुसो, बीच में रखो मॉड्यूल। पेज नंबर 106 बीच में रखो, सबको दिखे। पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने की कोशिश करो एक बार, करना नहीं है, पढ़ना है बस। और चिपक जाओ, और चिपक, दिखने चाहिए ना, तेरे को दिख रहा है सवाल? हाँ हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार जरा। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट। किए क्या अपन लोग? बन जाएगा, कर लोगे? तो ये घर में करना शरण्य, ठीक है। नीट में आज तक इस टॉपिक से एक ही सवाल आया है ना, और नहीं आया बहुत। और कोई बायो वाला है क्या? नहीं। चलो आओ जेई में आ जाओ, पेज नंबर 115 में, पेज नंबर 115 में क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो। वो 1.5 पाई ए नॉट दिख रहा है, अभी पढ़े वही वाला है। उसके नीचे वाला सवाल देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। मैंने सेकंड कराया है, फोर्थ पूछ रहा है, बन जाएगा। फिर द नंबर, ये वाला 53 को काट देना, वहां का नहीं है, वो गलती से आ गया है इधर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखो, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द थर्ड बोर ऑर्बिट पाई ए नॉट बाय 6, पाई ए नॉट बाय 3, 6 पाई ए नॉट। समझ में आ रहा है? कर लोगे ये भी? सेम वही कंसेप्ट पे पूछ रहा है बार बार। पेज पलटो। इफ ए नॉट इज डिनोटेड, क्वेश्चन नंबर 57, इफ ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ये इन सेकंड बोर ऑर्बिट। बन जाएगा, उसी सेम टर्म्स में है। तो ये सब आप ये वाले सवाल, ये 2025 से पूछा है बेटा, 2025 का मैंने करा दिया आपको, अब आप घर में बैठ के करोगे, ठीक। एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 50, उसको पढ़ेंगे आकर के, बाकी सब आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे, 50 पढ़ो आराम से। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with a photoelectron varies with the frequency of incident radiation as। तो अब ये कहां ले गया आपने को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था फॉर्मूला? हाँ, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वहां से अपन न्यू और न्यू नॉट यूज करके वेलोसिटी निकालेंगे और उस वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। होमवर्क लिखेंगे बेटा, जो आपको करके लाना है, आप सभी आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 64 से लेके यही करते करते परेशान हो जाओगे तुम। 64 से लेकर के 75 तक 11 सवाल ये है, और उसके बाद में एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 52 तक, 50 से लेके 52 तक, 55 से लेके 57 तक, ठीक है। ये बीच में कैथोड रे एनोड रे है, ये अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं, ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये और एक वो ऊपर वाला छोड़ देंगे, ठीक है। वो गलती से आ गया, यहाँ का नहीं है। इतना हो जाए, कम हो जाएगा क्या? है, ठीक है भैया। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग अगर एक्सरसाइज 1 नहीं बनाएंगे, आपके स्कूल के नंबर नहीं सुधरेंगे। मैंने रायपुर में एक नया प्रैक्टिस चालू किया है, वो लोगों को एक तो कॉपी खरीदने बोली, और रोज मैं उसमें 15-15 सवाल देखने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज 1 को जरूर सॉल्व करें, नहीं आपका बोर्ड में बहुत खराब नंबर आएगा बेटा, नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो छुट्टी।